करें अपने गोस का नियम, गोस का नियम, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट नियम था गोस का नियम। तो गोस ने क्या बताया था, गोस ने एक सूत्र दिया था कि b बराबर h प्लस 4πi, बस यही है, इसी गोस का नियम कहा जाता है, b बराबर h प्लस 4πi। अब इसमें क्या क्या चीज क्या है, आई तो जान गए आप कि आई चुंबकन की तीव्रता होती है, आई क्या होती है, चुंबकन की तीव्रता होती है। पाई, पाई के बारे में आप जानते हो कि पाई का मान 22/7 यानी कि 22/7 यानी कि 3.1416 होता है। 4 का मान 4 होता है। अब H क्या होता है और B क्या होता है, तो B क्या होता है, B को कहा जाता है कुल चुंबकीय प्रेरण। B क्या है, B है वो कुल चुंबकीय प्रेरण है, कुल चुंबकीय प्रेरण। और H क्या है, H कहा जाता है बाहर से लगाया गया चुंबकीय क्षेत्र। H क्या है, बाहर से लगाया गया चुंबकीय क्षेत्र, या इसको क्या कह सकते हैं अपने, चुंबकन क्षेत्र। H क्या है, बाहर से लगाया गया चुंबकीय क्षेत्र, या इसे क्या नाम दे सकते हैं अपने, चुंबकन क्षेत्र। तो बस इसमें इतना ही है कि B बराबर H प्लस 4πi। अब B के बारे में, B को सीधा ही चुंबकीय क्षेत्र भी कह देते हैं। B चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र किसे कहा जाता है कि इकाई क्षेत्रफल से निकलने वाली बल रेखाओं की संख्या को, जैसे कोई भी मैग्नेट होती है, कोई भी मैग्नेट होती है, उसके मैग्नेट में क्या होता है, देखो मैग्नेट में दो ध्रुव होते हैं, एक को N कहा जाता है, एक को S कहा जाता है, उससे फिर बल रेखाएं निकलती है। बल रेखाओं की परिकल्पना माइकल फैराडे नाम के वैज्ञानिक ने दी थी कि जैसे मान लो ये कोई मैग्नेट है जिसके दो ध्रुव है N और S, N से बल रेखाएं निकलती है। ये बल रेखाएं काल्पनिक रेखाओं हैं, यानी कि जहां तक इस चुंबक का प्रभाव पहुंचता है तो ये माना जाता है जहां तक इस चुंबक का प्रभाव पहुंचता है तो वहां तक बल रेखाएं पहुंचती है। जहां पर बल रेखाएं ज्यादा पहुंचती है वहां पर चुंबकीय क्षेत्र B का मान ज्यादा होता है, और जहां पर बल रेखाएं कम पहुंचती है वहां पर B का मान भी क्या होता है, कम होता है। ये बल रेखाओं की खास बात क्या होती है, ये पूरे साइकिल के रूप में होती है, नॉर्थ से निकलती है और साउथ में प्रवेश करती है। इस प्रकार से ये पूरे सभी साइकिल के रूप में होती है। अब इसका पूरा साइकिल नहीं बनाया, इसका मतलब ये घूम घाम कर वापस आएगी। तो ये अब अपने क्या रखा, यहां पर इकाई क्षेत्रफल रख दिया, इकाई क्षेत्रफल रखा। इकाई क्षेत्रफल का मतलब ये 1 मीटर ले लिया या 1 सेमी ले लिया। अपने मीटर में बात करें, ऐसा ही पत्ती है तो 1 मीटर ये 1 मीटर ये, तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा, ये वर्गाकार है तो 1 मीटर की स्क्वायर। तो इकाई क्षेत्रफल ले लिया। इकाई क्षेत्रफल से जो जितनी लंबवत बल रेखाएं, लंबवत का मतलब 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए, जैसे ये क्षेत्रफल है इस प्रकार से जो बल रेखाएं जा रही है 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए, जितनी बल रेखाओं की संख्या गुजरती है उसी को क्या कहा जाता है, B कहा जाता है। तो B बराबर क्या हो जाएगा, φ/a, यानी कि इकाई क्षेत्रफल से फाई होती है बल रेखाओं की संख्या को फाई कहा जाता है, चुंबकीय फ्लक्स कहा जाता है इसे, फाई को। फाई क्या है, चुंबकीय फ्लक्स, ये बल रेखाओं की संख्या होती है, और इकाई क्षेत्रफल से निकलने वाली बल रेखाओं की संख्या को क्या कहा जाता है, B कहा जाता है। तो अपने B क्या है, φ/a, ये तो है जी B बराबर क्या है, φ/a। इकाई क्षेत्रफल से निकलने वाली बल रेखाओं की संख्या को B, यानी कि इकाई का मतलब 1 मीटर की स्क्वायर ले लो, या छोटी पत्ती में लो तो 1 सेमी की स्क्वायर ले लो। तो इकाई क्षेत्रफल से निकलने वाली बल रेखाओं की संख्या, ये बल रेखाओं की संख्या है, इसको क्या कहा जाता है, B कहा जाता है।
बी क्या है, चुंबकीय क्षेत्र। और जहां तक चुंबक का प्रभाव रहता है उसको, वहां के क्षेत्र को क्या कहा जाता है, चुंबकीय क्षेत्र। लेकिन इसको मैथमेटिकल रूप से ज्ञात करने के लिए अपने ये मानना है कि कहाँ तक, जैसे मान लो यहाँ पर इकाई क्षेत्र पर रखकर देखा, यहाँ पर बल रेखाएं 2 ही निकली, तो यहाँ का चुंबकीय क्षेत्र बी का मान क्या है, 2। यहाँ पर देखा तो बल रेखाएं मान लो 10 निकल रही है, तो यहाँ का क्षेत्रफल क्या है, 10। यहाँ का बी क्या है, 10। तो यानी कि इकाई क्षेत्रफल से निकलने वाली बल रेखाओं की कुल संख्या को बी कहा जाता है। और फाई क्या होती है, कुल बल रेखाओं की संख्या, चाहे लंबवत न निकले कैसे भी निकले वो फाई होता है, तो फाई बराबर बी ए होता है। जैसे आप कई घेरे हो तो एन घेरे हो तो एन बी ए, वो बाद की बात होती है, वो ऐसा फिजिक्स में पढ़ते हो आप लोग। तो ये तो बात कर रहे थे अपने की बी क्या होता है, तो बी की बात आई आपके। एच क्या होता है, एच होता है बाहर से लगाया गया चुंबकीय क्षेत्र। जैसे कोई भी अपने स्पेक्ट्रम वगैरह प्राप्त करना हो, स्पेक्ट्रम का ऐसा मानो कि स्पेक्ट्रम क्या होता है, स्पेक्ट्रम को का अध्ययन अपने स्पेक्ट्रोस्कोपी एक केमिस्ट्री की शाखा होती है जिसमें कोई भी अणु है उसकी जो संरचना है वो उनका अध्ययन किया जाता है कि अणु की संरचना है, जैसे मीथेन है वो टेट्राहेड्रल क्यों है, कैसी है, कैसे पता चला अपने, वो रसायन विज्ञान के जिस ब्रांच में जिस अध्ययन किया जाता है उसको क्या कहा जाता है, स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो कई प्रकार की स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ेंगे अपनी, एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी है, यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी है, आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी है, मोसबोर स्पेक्ट्रोस्कोपी है, एक्सरे स्पेक्ट्रोस्कोपी है। जैसे अपने एक्सरे खींच लेते हैं उसी प्रकार से स्पेक्ट्रोस्कोपी में स्पेक्ट्रम लेने से के लिए एक तो खुद का चुंबकीय क्षेत्र होता है, एक बाहर से भी चुंबकीय क्षेत्र लगाना पड़ता है। तो बाहर से लगाया गया चुंबकीय क्षेत्र होता है, या इसको चुंबकन क्षेत्र कह देते हैं, एच। तो एच के बारे में पता चला आपको, बी के बारे में पता चला, एच के बारे में पता चला। आई, ये आई क्या मामला है, अभी आई के बारे में पढ़ा, आई कौन आई, मा आई, एम अपॉन ए। तो आई बराबर एम अपॉन ए होता है। आई क्या है, इकाई आयतन का चुंबकीय आघूर्ण को कहा जाता है, यानी कि इकाई आयतन में कितना चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न हो गया, और चुंबकीय आघूर्ण कहा जाता है ध्रुव शक्ति और एल के गुणा को। और v का भाग दे दें तो वो क्या हो जाएगी, आई, और v की जगह ए एल लिख सकते हैं, तो एल से एल कट गया, तो आई माँ आई। बात बताई था ने, माँ के ले गया, चा ले गया, एक लठ ले गया, वो सब ने ध्यान है कि कुल चुंबकीय प्रेरण बी अथवा चुंबकीय फ्लक्स पदार्थ की इकाई क्षेत्रफल से गुजरने वाली बल रेखाओं की कुल संख्या को कहा जाता है। इसे ज्ञात करने के लिए गोस ने नियम दे दिया था कि b बराबर क्या होता है, एच प्लस 4 पाई आई। इसमें क्या चीज़ क्या है वो सभी बता दी गई है। इसका थोड़ा सा आगे अपने इसको देखें तो क्या होगा उसको समझो, इसको थोड़ा सा आगे सूत्र को अपनी डिटेल से देखें, इसको थोड़ा सा आगे हल करें तो क्या मामला होगा, ध्यान से समझना भाई। देखो बात ऐसी है कि गोस ने तो ये बात बता दी कि B बराबर क्या होता है, H प्लस 4 पाई आई। B बराबर होता है H प्लस 4 पाई आई। अब देखो कि B बराबर इसने क्या बताया था कि H प्लस 4 पाई आई। अब इसमें इस समीकरण में H का भाग दे दिया जाए तो क्या होगा, देखो इसमें H का भाग देने पर, H का भाग देने पर, इस समीकरण में देंगे भाग देने पर H का भाग दे देंगे, तो इस समीकरण को तो मैंने लिख ही दिया है। तो अब क्या करें, H का भाग दे दें, तो H का पूरी समीकरण में भाग दिया, इसमें भी गया, इसमें भी गया और इसमें भी गया। तो B अपॉन H को क्या कहा जाता है, B अपॉन H को P कहा जाता है। ऐसा आपको कहा था मैंने कि पढ़ो, क्या पढ़ो, एक छोटी सी पुस्तक आती है पत्रिका की तरफ से कि पढ़ो, क्या पढ़ो, बाल हंस, पढ़ो बाल हंस।
पढ़ो का मतलब पी, बाल हंस, पी बराबर क्या होता है, बी अपॉन एच। इसको कहा जाता है प्रीमिएबिलिटी, यानी कि पारगम्यता, चुंबकीय पारगम्यता कहा जाता है पी को। तो पी बराबर क्या होता है, बी अपॉन एच, बाल हंस, बी अपॉन एच। तो पी, बी अपॉन एच को तो पी कह देंगे। एच को पढ़ो, बोलो एच का, एच, हाँ एक बार ही गए हो, शाबाश, पढ़ो एच को भी आवे, वेरी गुड। 4 पाई आई अपॉन एच, आई अपॉन एच, आई अपॉन एच को क्या कहा जाता है, आई है, आई है, कौन आई है, आई है, देखो कौन आई है, अभी देखो आई है, आई है, आई है कि आई है, काई, काई है ना, कई तो काई बोले, कई चाई बोले, कई जाई बोले, बात बात की दुनिया है। तो इसे कहा जाता है काई। और इसका नाम क्या होता है, इसका नाम होता है चुंबकीय प्रवृत्ति, इसका नाम होता है जी चुंबकीय प्रवृत्ति। अब चुंबकीय प्रवृत्ति अलग अलग की अलग अलग होती है, अब सबकी प्रवृत्ति एक जैसी नहीं होती है, अलग अलग की प्रवृत्ति अलग अलग होती है। तो आप सभी जानते हो ये चुंबकीय प्रवृत्ति है, यानी कि कौन आसानी से चुंबकित हो सकता है या फिर कौन आसानी से चुंबकित नहीं हो सकता, वो किसके आधार पर होगा, काई के आधार पर है। और काई क्या है, काई क्या है, काई आई है, कौन आई है, काई आई है, काई आई है। तो आई तो क्या है, आई तो क्या है भाई, बोलो बोलो, आई का मान क्या है, आई कौन, चुंबकन की तीव्रता है। ध्यान दें, ये आई तो चुंबकन की तीव्रता है, और बी क्या है, बी चुंबकीय प्रेरण है, बी को चुंबकीय प्रेरण कह दो या कुल चुंबकीय प्रेरण कह दो। और एच क्या है, चुंबकन क्षेत्र, यानी कि एच क्या है, चुंबकन क्षेत्र। तो इस काई की परिभाषा देनी पड़ जाए तो आप कहोगे आई और एच का अनुपात को ही काई कहते हैं। इतना ही ध्यान है ना अपने को, काई आई है तो परिभाषा देना बहुत ही सरल काम है कि काई बराबर आई अपॉन एच, आई व एच के अनुपात को ही क्या कहते हैं, काई कहते हैं। काई क्या चीज है, काई आई है। तो आई क्या है, आई है कुल चुंबकीय, आई क्या चीज है और एच क्या चीज है, इसके बारे में आपको बहुत अच्छे तरीके से बता दिया। आई क्या है, चुंबकन की तीव्रता, आई क्या है, चुंबकन की तीव्रता। एच क्या है, चुंबकन क्षेत्र, चुंबकन क्षेत्र या बाहर से लगाया गया, बाहर से लगाया गया चुंबकीय क्षेत्र। और काई आई है, ये बात आपके ध्यान में आई है, समझ गए, वेरी गुड। ये बात दोबारा से ध्यान दें कि चुंबकीय पारगम्यता क्या हो गई, P बराबर बी अपॉन एच। बी समझ गए आप, बी क्या होता है, इकाई क्षेत्रफल की, इकाई क्षेत्रफल से निकलने वाली लंबवत बल रेखाओं की संख्या को बी कहा जाता है। इकाई क्षेत्रफल से निकलने वाली लंबवत बल रेखाओं की संख्या को बी कहा जाता है। और एच क्या है, चुंबकन क्षेत्र। तो आप सीधा ही ध्यान रखना, P बराबर बी अपॉन एच, इनके नाम याद रख लेना, पहले का नाम बोला, दूसरे का नाम बोला, और बट्टा में हो तो अनुपात। नीचे वाली चीज को या तो इकाई कह दो या फिर इन दोनों के नाम बोलकर कह दो इनका अनुपात ये है, यानी कि रेशियो ऑफ बी एंड एच इज P। P क्या है, बी अपॉन एच है। इतना आपकी याद है तो इसकी परिभाषा आप आराम से लिख दो। काई क्या है, काई आई है। काई अपने देखो सर्दियों के अंदर, अब सर्दी अच्छी है, सर्दियों के अंदर अपने मटके वगैरह रखते हैं, उस पर हरे हरे रंग का पदार्थ जमा हो जाता है, उसको कई लोग काई कहते हैं। और कैसे बोलते हैं कि काई
आई है, काई आई है। तो जो मेहनती होते हैं वो तो बर्तनों को साफ कर कर रखते हैं, काई आई है उसको भेज देते हैं। और आपने बरगाल सी आप तो साफ रखना मां। अपनों ने ऐसे किया, इसको दोबारा से समझो। इसी सूत्र को मैं दोबारा से लिख रहा हूं और कुछ नहीं कर रहा। कई विद्यार्थियों के शायद ध्यान में नहीं आया होगा, कईयों के ध्यान में आ गया होगा कि b बराबर h प्लस 4 पाई आई है। h का भाग दिया, h का भाग देने से ये बात आ गई। इस पूरी समीकरण में h का भाग दिया, इसी को क्या कहा, बाल हंस। कौन बाल हंस पढ़ो, h का h प्लस 4 पाई आई है। कौन आई है, काई आई है, काई आई है। आई अपॉन h को काई कह दिया। अब देखो 1 को इधर ले आओ, p माइनस 1 बराबर क्या आ गया, 4 पाई काई। 4 पाई को नीचे ले जाओ तो p माइनस 1 अपॉन 4 पाई, p माइनस 1 अपॉन 4 पाई बराबर क्या आ गया, काई। तो काई का सूत्र यह भी हो जाएगा कि p माइनस 1 अपॉन 4 पाई बराबर काई। b अपॉन h को p कह देते हैं क्योंकि पढ़ो बैलेंस आ गया। काई आई है, ये रहा काई चुंबकीय प्रवृत्ति है और काई आई है, तो काई बराबर आई अपॉन एच लिख कर अपने। तो अब समझ में आ गया होगा, सबके पहले ही आ गया था। चुंबकीय प्रवृत्ति का कोई मात्रक नहीं होता। बताओ चुंबकीय प्रवृत्ति का कोई मात्रक होता है क्या, ना, चुंबकीय प्रवृत्ति का कोई मात्रक नहीं होता। किसका कोई मात्रक नहीं होता, चुंबकीय प्रवृत्ति का बेचारी का कोई मात्रक ही नहीं होता। बिना मात्रक के घूम रही है चुंबकीय प्रवृत्ति, मात्रक नहीं है तो इसकी कोई विमा नहीं होती। ये एक मात्रकहीन विमाहीन राशि है। चुंबकीय प्रवृत्ति काई का ही मात्रक नहीं है, 4 पाई 1 इनका मात्रक होने की संभावना ही नहीं है। तो p का भी कोई मात्रक नहीं होता, p का कोई मात्रक नहीं होता। p बराबर b अपॉन h होता है। ये एक जैसे मात्रकों वाली बात है, तो एक जैसे मात्रकों से ऊपर नीचे कट गए, तो p का कोई मात्रक नहीं होता, तो बेचारी काई का ही कोई मात्रक नहीं होता। काई और p विमाहीन मात्रकहीन राशि है। लेकिन ये ध्यान रखना कि विमाहीन हो वो हमेशा मात्रकहीन हो, ऐसा आवश्यक नहीं होता। जैसे कोण का मात्रक रेडियन होता है। कोण, ये जैसे मान लो ये कोण है, कोण इस प्रकार से बताते हो ना मैथ वालों, ध्यान लगा लो। कोण का मात्रक क्या होता है, रेडियन। मात्रक रेडियन होता है, लेकिन कोण क्या होता है, चाप अपॉन त्रिज्या। ये तो ये चाप होता है, चाप अपॉन ये त्रिज्या होती है। इसको मैं एल से कह दूँ, चाप अपॉन त्रिज्या। तो कोण का मात्रक एल अपॉन आर, चाप अपॉन त्रिज्या होता है कोण बराबर। तो लंबाई अपॉन लंबाई कट गई, तो कोण की विमा नहीं होती, लेकिन इसका मात्रक रेडियन होता है। ज़्यादा बड़ा हो गया तो रेडियन का मान बढ़ गया, कम बड़ा है तो रेडियन का मात्रक कम हो गया। तो ये बात थी। चुंबक बनाने के लिए अलनिको का ही उपयोग क्यों किया जाता है, क्योंकि इसकी काई अधिक होती है, इसकी चुंबकीय प्रवृत्ति अधिक होती है। और चुंबकीय प्रवृत्ति अधिक होने के कारण ये चुंबकीय क्षेत्र के प्रति अधिक संवेदनशील होती है। चुंबकीय प्रवृत्ति अधिक होती है तो इसका मतलब ये चुंबकीय क्षेत्र के प्रति अधिक संवेदनशील होती है। अलनिको ये स्थायी चुंबक बनाने का काम आती है, क्योंकि इस अलनिको इस मिश्र धातु की काई है वो बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए इससे काई ज़्यादा वाला है वो चुंबकीय क्षेत्र के प्रति ज़्यादा संवेदनशील होते हैं। तो अब इसके बाद अपने कुछ नियम पढ़ेंगे।
तो ये तो अब टाइम में बहुत ही नज़दीक हो गया है, तो ये कल पढ़ेंगे। तो धन्यवाद। मैं राजेश लखेरा, असिस्टेंट प्रोफेसर केमिस्ट्री, कॉलेज एजुकेशन डिपार्टमेंट।